हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म और जिसका पार्ट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। 4 पार्ट तक हमने कर लिया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन जब कार्बन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो और इसका मतलब उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, कार्बोएनाइन होता है, जिसको हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। या टाइप ऑफ कार्बोएनाइन की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी कार्बोएनाइन, जब CH2 पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्राइमरी कार्बोएनाइन होता है। और सेकेंडरी कार्बोएनाइन की बात करें तो CH पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो सेकेंडरी। और टर्सरी कार्बोएनाइन, जब C पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो टर्सरी कार्बोएनाइन होता है। अब उसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है, नया टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ, कार्बोएनाइन का स्थायित्व। कार्बोएनाइन ही चल रहा था इससे पिछली क्लास के अंदर, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको हम करेंगे अभी। तो कार्बोएनाइन का स्थायित्व, जो स्थायित्व वाली कंडीशन होती है, चाहे वो फ्री रेडिकल की हो, चाहे वो कार्बोकेटाइन की हो, चाहे वो कार्बोएनाइन की, तो यहाँ से क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्रम पूछा जा सकता है। पेपर में क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्रम पूछ लेते हैं। तो हम कार्बोएनाइन के स्थायित्व की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोएनाइन का स्थायित्व। कार्बोएनाइन का स्थायित्व समानुपाती होता है अनुनादी संरचनाओं की संख्या के, अनुनादी संरचनाओं की संख्या के। यानी कि हमने ऐसा फ्री रेडिकल के अंदर भी लिखा था, हमने ऐसा कार्बोकेटाइन के अंदर भी किया था और हम कार्बोएनाइन के अंदर भी कर रहे हैं। ये कंडीशन जो होती है वो तीनों में सेम रहती है। तो यानी कि फ्री रेडिकल के अंदर तो क्या होगा, कार्बन पर फ्री रेडिकल आ जाएगा और कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बोएनाइन में हम कार्बन पर क्या ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। लेकिन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेगी उस कार्बोएनाइन की, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो चाहे वो फ्री रेडिकल हो, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ही अधिक होती है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो हमेशा ही क्या करती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बोएनाइन को शो कर रहा है। और इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या हो गई, सेकंड नंबर हो गई। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो कार्बोएनाइन उतना ही ज़्यादा स्थायित्व वाला होता है। जैसे मान लो हम बेंजीन की फॉर्म में लें तो ऐसे ले सकते हैं CH2, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप कई बार देखते हो कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर कई जगह तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिया होता है, कई जगह पर ऐसे साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी शो किए होते हैं। कुछ बुक के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है सिर्फ और कुछ के अंदर क्या होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है, तो वो दोनों ही सही हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। दोनों चीज़ों को साथ में शो करे तो अच्छी बात है, वरना एक हो तब भी सही होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। यानी कि अब ये नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। इस तरीके से
अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बॉन्ड हमारा पहले से है और ये भी CH2 डबल बॉन्ड ये भी पहले से ही है। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे तो हमारी नेक्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बन जाएगी। अब देखिए, ये बॉन्डिंग पहले से है, ऐसे कैसे लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर, ये यहाँ जा रहे हैं तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और लास्ट ये यहाँ चला जाएगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो फर्स्ट के जैसी ही स्ट्रक्चर प्राप्त होती है हमें, लेकिन दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो कर रही हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ आ गया। इसमें और इसमें क्या होता है, बीच वाले जो बॉन्ड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर भी ये दोनों आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। इस तरीके से हमारे पास में 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं या 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो कोई भी कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बोएनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो या कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड हो जिसकी हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे को पढ़ोगे, मैं बहुत सारी जगह पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर कार्बोएनाइन जो क्या कर रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखिए, जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये पहला स्टेप जो होता है, किसी के साथ रिएक्शन करानी तो सिंगल तीर के निशान से होता है और मंद पद के अंदर होता है ये, और इसको और इन 3 को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान अगर किसी की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर शो करते हैं तो 3 ही टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है और उसके बाद में डबल बॉन्ड से यहाँ पर क्या होता है, एक अनुनादी संकर बनता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करूँगी और आगे हम जैसे एरिल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को करेंगे भी। तो ये अनुनादी संकर बनता है और अनुनादी संकर के पश्चात तीव्र पद के अंदर रिएक्शन होती है और लास्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ऐसा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 5 प्रकार की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। रिएक्शन नहीं कर रहे हम, रिएक्शन जब करेंगे तो वहाँ पर 3 ही टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। ये था कार्बोएनाइन और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी हम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। जो अनुनादी संरचनाओं की जो संख्या होती है वो कार्बोएनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। और समानुपाती में कोई चीज़ होती है तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से कार्बोएनाइन का जो स्थायित्व होता है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कार्बोएनाइन का स्थायित्व। कार्बोएनाइन का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था, कार्बोकेटाइन पढ़ा था, उसके अंदर प्लस आई प्रभाव क्या था, समानुपाती था। तो प्लस आई प्रभाव जैसे बढ़ा रहे थे वैसे फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो कार्बोएनाइन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो, अपने प्लस आई प्रभाव के अकॉर्डिंग करके देखें। CH3 पर नेगेटिव चार्ज, फिर CH3 CH2 पर नेगेटिव चार्ज और CH3 CH3
नेगेटिव चार्ज और CH3 C पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने CH3 जोड़ा है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आई प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई प्रभाव, एक होता है माइनस आई प्रभाव। CH3 का प्लस आई प्रभाव पड़ता है और कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो माइनस आई प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर CH3 का प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, तो कहने का मतलब ये CH3 उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना, इलेक्ट्रॉनों को देना। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ आपको। तो इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो अब हमें ये देखना है कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है या नहीं है। अब देखिए इस कार्बन के पास 2, 4, 6 और 8, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हैं। अब हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। हम इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मुझे नहीं चाहिए। तो बताओ ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। और प्लस आई प्रभाव जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि प्लस आई प्रभाव को मैंने व्युत्क्रमानुपाती इसीलिए तो लिखा है कि प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और व्युत्क्रमानुपाती में अगर कोई चीज़ होती है तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी कम होती है। तो यहाँ पर हम प्लस आई प्रभाव को बढ़ा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ CH3 पर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाएगी, फिर इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाएगी, 2 का प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है और फिर इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अब देखिए हम अगर ऐसे चलते हैं तो क्या होता है, स्थायित्व का घटता क्रम। क्या लिखेंगे, स्थायित्व का घटता क्रम, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है, इन्हीं 3 पॉइंट पर हम बार बार चर्चा करते हैं क्योंकि यही 3 पॉइंट यहाँ पर हैं। तो कार्बो एनाइन का स्थायित्व, कार्बो एनाइन का स्थायित्व, समानुपाती माइनस आई प्रभाव। अब देखो प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो यहाँ माइनस आई प्रभाव के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और समानुपाती है इसलिए इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि जहाँ माइनस आई प्रभाव होगा वहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखो माइनस आई प्रभाव की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माइनस आई प्रभाव जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है उसका माइनस आई प्रभाव पड़ता है। मान लो Cl नेगेटिव हो, COH नेगेटिव हो, भी कोई भी नेगेटिव वाला जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास क्या है, CH2 ये कार्बन एनाइन को शो कर रहा है, इसके साथ मैं Cl को जोड़ देती हूँ जिसका क्या हो रहा है, माइनस आई प्रभाव हो रहा है। इस चीज़ को बार बार बताने का मतलब मेरा यही है कि आपको प्लस आई और माइनस आई किस तरीके से होते हैं, स्टेबिलिटी के क्रम को कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अच्छे से। और ये आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर को आप कर लोगे, उसके बाद में आगे वाली चैप्टर की रिएक्शन भी आसान हो जाएगी क्योंकि इन सारी चीज़ों का हम यूज करेंगे। जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये सारी कार्बोइनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं, ये सारी अपने काम आएंगे। तो माइनस आई प्रभाव की हम बात कर रहे थे।
Cl का माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको दे देगा, Cl को दे देगा, क्योंकि Cl का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। क्यों, क्योंकि उसका माइनस आई प्रभाव है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये दे देगा, ये देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो देगा तो ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर किसी दूसरे के साथ जुड़ सकता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो एक ही किसी परमाणु के साथ जुड़ा नहीं रह सकता, वो रिएक्शन करने के दौरान एक से बॉन्डिंग तोड़ता है तो दूसरे से नई बॉन्डिंग बनाता है। तो कार्बोएनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई प्रभाव के क्या होती है, समानुपाती। तो माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मान लो हमारे पास इसका क्या पड़ रहा है, माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास CH3CH2 नेगेटिव है, इसका क्या पड़ रहा है, प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो तुलना करने के दौरान ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये दे देगा आसानी से और ये किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने के लिए फ्री हो जाएगा और ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और प्रतिकर्षित करने से इसके पास में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो ग्रहण ही नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर दोनों की स्टेबिलिटी का अगर क्रम देखें तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी है जो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के समानुपाती होती है। अनुनादी संरचनाएं की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। माइनस आई प्रभाव अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हमारा जो टॉपिक इस चैप्टर का शुरू किया था, बंध विखंडन। आप सभी को याद होगा पहली क्लास में हमने बंध विखंडन शुरू किया था। 2 टाइप का था हमारा, समास बंध विखंडन और दूसरा था विसमास बंध विखंडन। समास से हमने क्या बनाया था, फ्री रेडिकल बनाया था और विसमास से हमने क्या बनाया था, कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन बनाए थे। और फिर हमारे ये 3 टॉपिक सामने आ गए थे और ये तीनों टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये तीनों टॉपिक हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर काम आएंगे, लेकिन हमने तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट और हैं केमिकल रिएक्शन करने से पहले जो उनके अंदर काम आएंगे उनको कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम हमारा जो रिएक्शन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये भी इस चैप्टर का पार्ट है, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम रिएक्शन को शुरू करने से पहले ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे, ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। अब देखिए हमारे पास में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्शन कराने के दौरान थोड़ा सा अंतर किस तरीके से होता है इन दोनों में, इस हिसाब से करवा देती हूँ मैं आपको। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं, ये दोनों काम आते हैं। आपने 12th क्लास में भी कई जगह तो आपने रिएक्शन को ऐसे पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, कहीं नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कहीं आप मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हो, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी रिएक्शन क्या है। यहाँ हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक्स नहीं को जानेंगे और जब हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक्स नहीं का हमें पता चल जाएगा
और उसके बाद में हम जब रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे तब हम आसानी से कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक होती है और कौन सी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन होती है। दोनों ही आती हैं, कहीं कौन सी आ जाती है, कहीं कौन सी आ जाती है और समझ नहीं आती कौन सी है। अब सबसे पहली बात होती है इलेक्ट्रॉन्स नई, जिसको ई पॉजिटिव से शो कर सकते हैं और नाभिक्स नई को NU नेगेटिव से शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन्स नई पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो किसके साथ जुड़ेगा? उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसी के पास जाता है ना जहाँ से उसको मिल सकती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स नहीं के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लो मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा, क्योंकि इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आकर्षित करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे। और अब देखो नाभिक्स नई पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मैं अभी बता के आई हूँ आपको कि जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब है मेरा कि नाभिक्स नई के पास तो इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? ज़रूरत है। ये उसके पास जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, या इलेक्ट्रॉन दाता होता है, या देने का काम करता है, या इलेक्ट्रॉन दाता होता है ये। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और नाभिक्स नहीं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये क्या होते हैं? लुई समल होते हैं। ये लुई समल होते हैं। अब लुई समल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अब जो लुई समल जो होते हैं ना, वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? लुईस क्षार हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? लुईस क्षार हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे। नाभिक्स नहीं इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, और इनको लुई समल बोला जाएगा, इनको लुईस क्षार बोला जाएगा। ये धनावेशित जाति के होते हैं। धनावेशित जाति के होते हैं। धनावेशित मतलब यहाँ पर जो आएंगे वो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। आई पॉजिटिव भी हो सकता है। आप ऐसे मत सोचना कि आई पर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब ये आई पॉजिटिव अधिक विद्युत ऋणी के साथ जुड़ेगा ना, तो इसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अब मैं ऐसा लिख देती हूँ, मैं ये लिख देती हूँ, चलो Cl पॉजिटिव। अब आप तो ये सोचोगे Cl पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, मैम ने कैसे लिख दिया पॉजिटिव? क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जब F नेगेटिव के साथ जुड़ेगा ना, तब ये पॉजिटिव बन जाएगा। अधिक विद्युत ऋणी का काम क्या होता है? खुद को नेगेटिव में रहना और दूसरे को पॉजिटिव बनाना। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ OF2। अब देखो ऑक्सीजन भी नेगेटिव और F भी नेगेटिव। तो ये तो आपको पता ही है, आप 11th-12th में पढ़ कर आए हो कि कभी भी दोनों नेगेटिव तो जुड़ ही नहीं सकते, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही जुड़ेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हमें तो ये पता नहीं है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है।
तो इसका मतलब अब आप क्या देखोगे, इन दोनों में विद्युत ऋणता में अंतर करोगे, F की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, कम है। तो इसका मतलब F तो क्या है, नेगेटिव वाला है, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम Cl पर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, Ag पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। इसके अलावा Br पॉजिटिव लिख सकते हैं अपने। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित जाति के, ये सारे क्या होते हैं, ऋणावेशित जाति के होते हैं। जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे नाभिक्स नहीं हो जाएंगे। अब मैं यहाँ Cl नेगेटिव लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या लगाया, नेगेटिव चार्ज लगाया इस पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। OH नेगेटिव हो गया जैसे, या फिर Br नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, या फिर और भी लिख सकते हो आप, I नेगेटिव लिख सकते हो आप, या NO2 नेगेटिव लिख सकते हो आप, Cn नेगेटिव लिख सकते हो। ये सारे क्या होते हैं, नाभिक्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को लेना, और नाभिक्स नहीं का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को देना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं उनके पास जाएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। नाभिक्स नहीं वहाँ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नाभिक्स नहीं उसको इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अष्टक कंप्लीट वाले होते हैं ना, जिनका अष्टक क्या हो, पूरा हो, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। लुईस अमल के अंदर अपने ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, BF3 लिख सकते हैं, ZnCl2 लिख सकते हैं, FeCl3 लिख सकते हैं, AlCl3 लिख सकते हैं, ये आ सकते हैं। अष्टक कंप्लीट वाले इसके अंदर आते हैं। अष्टक जिनका कंप्लीट होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसके अलावा अष्टक कंप्लीट हो, मान लो केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु का अगर अष्टक कंप्लीट हो, ठीक है, और कंप्लीट होने के साथ अगर उसके साथ अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा हो, अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा हो, तो भी वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। अब केंद्रीय परमाणु ये है, इसका अष्टक कंप्लीट है लेकिन इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, ये अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा। SO3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जो सल्फर है वो केंद्रीय है परमाणु है, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वो अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये जिनका अष्टक कंप्लीट होता है वो, और उनके साथ अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और नाभिक स्नेही के अंदर एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जिनके अंदर लोन पेयर आते हैं वो सारे क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ ROH, अब इस पे लोन पेयर है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ ROR, इस पर क्या है, लोन पेयर है, ये नाभिक स्नेही होगा। RNH2 लिख देती हूँ मैं, प्राइमरी एमिन जिसको, ये नाभिक स्नेही होगा। R2NH लिख देती हूँ, ये भी क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा। NH3 इस पे लोन पेयर है, ये नाभिक स्नेही होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं और आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही छांटने होते हैं। तो आपको नाभिक स्नेही छांटने के लिए दो ही बातें ध्यान रखनी है, या तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या उस पर क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो नेगेटिव चार्ज प्लस लोन पेयर, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, नाभिक स्नेही के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट सा फॉर्मूला, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही के अंदर अंतर किया, या इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि हम जब रिएक्शन करेंगे इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा, उसमें ये काम आएगा। और आज की हमारी